continue our discussion for endpoint protection and data security. Before I take you to the provisions to secure us and the settings, कोई नहीं. We'll do one more exercise. ये एक वेबसाइट है haveibeenfound.com. इस पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और चेक करेंगे वो कितनी बार हैक हुआ. तो कोई एक अपना ईमेल आईडी बताएं, प्राइवेट ईमेल आईडी, ऑफिशियल, पर्सनल बताइए. जीमेल आईडी कोई बता सकता है? ERT पे कोई everything ERT he has been found everything is lucky ERT पे कोई everything is lucky ये ठीक है सब कुछ. हाँ जी लक है तो फिर क्या दिक्कत है सर? आपका 5 बार हैक हुआ और कहाँ किस जगह आपका पासवर्ड पड़ा हुआ है देख लेते हैं. तो सर 2020 नवंबर में सिटी जीरो डे करके एक हैक हुआ जिसमें 226 मिलियन यूनिक ईमेल एड्रेस अलॉन्ग विद पासवर्ड पेयर्स वर कंप्रोमाइज्ड, जिसमें आपका ईमेल आईडी पासवर्ड है. अप्रैल 2021 क्लियर वॉइस सर्वेज में करीब 50 मिलियन यूनिक ईमेल आईडी और पासवर्ड जो कंप्रोमाइज हुए उसमें भी आपका पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, फोन नंबर्स, फिजिकल एड्रेस है. इसके अलावा 2016 सितंबर का एक हैक है जिसमें करीब 7.7 मिलियन यूनिक ईमेल और रिकॉर्ड कंप्रोमाइज हुए थे, उसमें भी आपकी डिटेल है. माई फिटनेस पैल करके कोई 2018 का हैक है, उसमें भी आपको देखना. नाइट्रो एक जो पीडीएफ व्यूअर है उसमें भी आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड्स. तो ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आपके पासवर्ड हैक होते रहते हैं और आपकी गलती से नहीं होते. ये तो सर्वर से हैक हो जाएंगे, जीमेल के कई बार हैक हो गए, ट्विटर को पता ही आपको 2 महीने पहले ही हैक हुआ था. सो ऑल दी सर्वर्स कंप्रोमाइज होते रहते हैं और इसकी वजह से आपके पासवर्ड बाहर होंगे. और इसी वजह से एक पॉलिसी, हमारी आईटी पॉलिसी बनती है कि आप अपने पासवर्ड हर 3 महीने में बदलते रहें. यदि इससे पहले मैं आपसे कहता कि बदलते रहेंगे तो आप कहोगे अरे क्या फर्क पड़ता है कि कभी हैक ना हो. तो आप यहाँ चेक कर लेंगे. यहाँ से मैं आपका पासवर्ड निकाल के दिखा दूं और यदि मुझे आपका एक बार पासवर्ड दिख गया तो मैं आपके बाकी पासवर्ड गैस कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार बहुत पैटर्न हमारा सेम रखते हैं या कई बार कॉमन रखते हैं. तो मान लो एक ही पासवर्ड है जीमेल का और वो फेसबुक का भी है और ट्विटर का भी है या किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट का भी है, तो रिस्क. तो कभी पासवर्ड आपको कॉमन नहीं रखना है और पासवर्ड बदलते रहें. फिर आप कहोगे साहब कितना बदलेंगे पासवर्ड, कैसे याद रखें? तो आप पासवर्ड मैनेजर भी यूज कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि इसका एक आर्ट है. जैसे सामने अपना ईमेल आईडी बनाया ना कि एवरीथिंग इज लकी, उसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि कोई ना कोई मुहावरा है, इडियम्स है, वन लाइनर है, वो पासवर्ड बना लेता हूँ. तो मुझे ही पता होता है कि मैं किस पैटर्न पे चल रहा हूँ. लेकिन देयर आर मेथड्स, यू हैव टू बी लिटिल क्रिएटिव टू मेक इट सिक्योर. और इसके अलावा हर अकाउंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड जरूर हो, क्योंकि यदि वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो मान के चलिए कि वो आज नहीं तो कल हैक हो जाएगा. इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग रहते हैं. एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए. हैक तो सब होते हैं, किसी का डेटा बाहर है, किसी का पासवर्ड है, किसी का कुछ है. तो इसलिए आपको अपना पासवर्ड, पहली लर्निंग जो मैं दे रहा हूँ, बदलते रहना. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर चीज क्या करना है. व्हाट्सएप का किस का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? व्हाट्सएप देखिए, इसमें से 10% लोगों का भी नहीं, मतलब 5% लोग होंगे, 3-4 लोगों ने हाथ उठाया. और व्हाट्सएप हैक करना इतना आसान है. मैंने आपको 2-3 तरीके बताए, अभी 2-3-4 तरीके और बताऊंगा. ओटीपी चुराने के,
आप सोचते हैं कि व्हाट्सएप तो ओटीपी से ही कॉन्फ़िगर होता है तो सेफ ही होगा, ओटीपी किसी को कैसे पता पड़ेगा, कैसे कोई मेरा व्हाट्सएप ले लेगा। और मैंने आपको भी बताया कि मैं व्हाट्सएप का ओटीपी ले लूँगा। अभी पिछले हफ्ते हॉटस्टार की क्रिएटिव है मनीषा, उनका मुझे फोन आया, अमित जी मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। लगातार हो रहा है लोगों के, आपने भी सुना हो। मैंने कहा आपने सुबह कोई कॉल बर्च किया था कि हाँ किया था, बस वही से हुआ। तो जैसे ही क्रिमिनल आपका व्हाट्सएप हैक करता है वो उसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेटेड इनेबल कर देता है उसको। उसके बाद आप खुद अपना व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि उसने की डाल दी उसको। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना कैसे है, सेटिंग्स में जाएंगे, व्हाट्सएप की प्राइवेसी, उसके अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेटेड ऑप्शन दिखेगा, तो वहां पर आप एक 6 डिजिट का पिन ऐड कर देंगे, 6 डिजिट का एक एडिशनल पिन, और ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेकार 6 डिजिट का पिन भी डाला हुआ। सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ चेक करता हूँ किसी का, पिन यदि फोन का या एटीएम का मुझे चेक करना है तो बेकार है। व्हाट्सएप पे आपने सिक्योरिटी की थी और अपना डीओपी, वो तो हमको पता ही होता है, लेकिन वो कर देंगे, और वो की यदि सिर्फ आपको पता है, तो यदि आपका ओटीपी चोरी भी हो गया तब भी आपका व्हाट्सएप सेफ है। और व्हाट्सएप सेफ रखना बहुत जरूरी है आजकल। आपको पता है कि हमारे कई तरीके से वो मिसयूज हो सकता है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है, कई बार हम किसी केस के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार कोई टेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिस्कशंस हैं, हो जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, तो वो भी सेंसिटिव। इट्स नॉट अबाउट यू एज अ पर्सन, इट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। और आप जैसे जैसे सीनियर पोजीशन पर जाएंगे इट बिकम्स मच मोर सीरियस। तो मैंने देखा कि पुलिस वाले बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, मर्डर केस का चल रहा है, और सस्पेक्ट के बारे में खुल के बात हो रही है कि साहब ये भी सस्पेक्ट है, ये भी है, और लीक हो जाए। तो जितने सस्पेक्ट हैं वो कॉन्शियस हो सकते हैं या लॉयर्स के हिसाब से एक्शंस ले सकते हैं कि उनके एविडेंसेस फेल हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें एजम्पशंस पे हो रही होती है इन्वेस्टिगेशन, वो एजम्पशंस लीक हो जाए तो बेकार हो जाएगा मामला। वो प्रिपेयर कर लेगा अपने आप को। जब तक आपके पास परमानेंट एविडेंस नहीं आता आप एजम्पशन करते हो कैसा हुआ होगा वैसा होगा। तो चूंकि मैं पुलिस को सबसे ज्यादा ट्रेन करता हूँ इसलिए मेरे एग्जाम्पल वहां से निकलेंगे, लेकिन जरूरी सबके लिए सिक्योरिटी। दूसरा जो चैलेंज हमने देखा है कि सब फेसबुक क्लोन हो गया मेरा। फेसबुक किसी ने आपके प्रोफाइल पिक्चर को यूज करके नया बना लिया और उससे लोगों से पैसे मांग रहा है, उसके आपके दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो दो काम करने हैं जिससे आपका फेसबुक कभी क्लोन नहीं होगा, कोई आपका फेसबुक क्लोन करेगा ही। दो सेटिंग्स करनी, क्या है वो देखिए। और ये जो कैसे मैं उस कंक्लूजन तक पहुंचता हूँ, क्योंकि किताब में लिखी चीजें नहीं है, मैं अपने अनुभव से ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि व्हाट्सएप हैक ना हो आप फैक्टर कर लो, फिर डाल लो, बढ़िया ना, लॉजिकल है। फेसबुक कोई क्लोन आपका करता क्यों है? क्योंकि वो आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहता है, वो आपके नाम की क्रेडिबिलिटी यूज करके आपके दोस्तों को मैसेज भेजेगा और उनको या तो लूटेगा या उनको हैक करेगा। उसको कैसे पता कि आपके दोस्त कौन कौन है? क्योंकि आपके फेसबुक में जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है वो पब्लिक है, वो आपके फेसबुक पेज को खोलता है, उसमें आपके फ्रेंड लिस्ट दिखते हैं, तो वो उसको लालच चल जाता है, यार इसकी फेसबुक प्रोफाइल यूज करके एक नया अकाउंट बनाता हूँ और इसके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ। दोस्तों को लगेगा कि पिछला वाला शायद पासवर्ड भूल गए या कुछ हो गया, रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो नया बना लिया होगा, सब एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपके नाम का भरोसा यूज करके वो उनसे कुछ भी करा सकता है। तो आपने क्या करना है, अपनी फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर लेनी। यही सीखा हमने कि उसको पहुंचा क्यों वो, क्योंकि उसको मेरी फ्रेंड लिस्ट ही सबको दिख रही है, जो मेरे दोस्त नहीं है उनको भी दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स पे जाऊंगा, प्राइवेसी सेटिंग्स में जाऊंगा और वहां पर एक ऑप्शन आता है हु कैन सी माय फ्रेंड लिस्ट। उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, पब्लिक सब कोई देख सकता है, फ्रेंड्स सिर्फ मेरे दोस्त देख सकते हैं, ओनली मी सिर्फ मैं देख सकता हूं। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, ओनली मी। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है कि एक्सेप्ट दिस, इनको ना देखे बाकी सबको देखे। उस इतना कौन दिमाग है, आपने सिर्फ ओनली मी कर लिया कि मेरे अलावा मेरी फ्रेंड लिस्ट किसी मेरे दोस्तों को भी नहीं, मुझे आज नहीं पता ना मेरे दोस्तों में कौन सही है, गलत है, फेक है, वो है, सबकी वेरिफिकेशन तो की नहीं हमने, केवाईसी। तो ओनली मी कर देनी है, बस एक सेटिंग्स ये होगी। दूसरा, कैसे पता पड़ेगा कि आपके दोस्त कौन है? आपने कोई फेसबुक पर पोस्ट डाली जो पब्लिक थी, उसको जिसने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, वो सबको दिखेंगे क्योंकि पोस्ट तो पब्लिक है। तो आप अपने पोस्ट की विजिबिलिटी सिर्फ अपने दोस्तों तक रखें,
उसमें एक और ऑप्शन मिलेगा, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, तो उसमें डाल दीजिए सिर्फ मेरे दोस्त, ओनली माय फ्रेंड्स, नॉट पब्लिक। हम अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि हमारी अपनी पोस्ट पब्लिकली सबको दिखानी। हमारी सेफ्टी उसी इंफॉर्मेशन पे होगी। आप तो अपनी पर्सनल पिक्चर डाल रहे हैं, ये सेलिब्रिटी वैसी वाली पिक्चर्स नहीं डालेंगे कभी, वो वही डालेंगे जो इवेंट्स किए हैं, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपके घर की पिक्चर आई, घर के पीछे घड़ी लगी है, वहाँ पे फ्रिज रखा है, उसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है, उसके अंदर एक नंबर लगा हुआ है, ये सब तक क्रैक होता है। आजकल हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होती हैं जो आप फेसबुक पे डालते हैं। यदि मुझे आपके घर की पिक्चर मिल गई, मैं उसमें से 10 चीजें ऐसे निकाल दूंगा जिससे आपको डरा सके, और आप लगेगा इसको कैसे पता है यहाँ पर ही है, क्योंकि आपने एक पब्लिक पोस्ट कर दी। पब्लिक नहीं करनी है, दो सेटिंग्स, फ्रेंड लिस्ट ओनली मी, पोस्ट ओनली माय फ्रेंड्स, उसके बाद आपका फेसबुक क्लोन होगा ही नहीं। फेसबुक बंद ही कर दे। वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं सर, मैंने 2012 के बाद बहुत ही अच्छी बात है सर। मैं सच बताऊं, जैसे ये वाली जो ईमेल है ना, इसी से यूज करता, उसके मैंने नया बनाया, सब कुछ नहीं छोड़ दिया। वो किसी को ये बोलना कि डोंट डू से अच्छा है कि डू बट डू लाइक दिस इज बेटर ऑप्शन। बच्चों को आप बोलोगे यार गेम्स मत खेलो, तो क्या वो गेम खेलना बंद कर देंगे? कभी नहीं करेंगे, रादर और खेलेंगे। आप जिस चीज को मना करोगे, तो मैं तो एक टीचर हूं ना, मुझे पता है कि मैं मना करके किसी से कुछ नहीं करा पाऊंगा। मैं उसको ट्रस्ट करूं कि वो बंदा अकलमंद है, रिस्पॉन्सिबल है, और फिर उसको बता दूं कि देख ये प्रॉब्लम्स है, और उसके ऊपर छोड़ दूं। यही तरीका आपने सोचा, आप समझ गए, आपने बंद कर दिया। कई सारे लोग हैं नहीं उतना एक्सट्रीम स्टेप लेंगे, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन। तो मैं स्कूल्स कॉलेजेस में भी जब बोलता हूँ, और मान लो, और मैं प्रीमियम स्कूल से लेकर ऐसे स्कूल्स में भी बोलता हूँ जहाँ पर बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, और मान लो वहाँ पर 500 बच्चे 600 बच्चे पढ़ रहे हैं एक सामने मेरे सेशन में। मैंने उनसे बोला कि आप में से किस किस ने आज तक कुछ हैक किया है? तो आज तक का रिकॉर्ड है कि 25 से 30% बच्चे हाथ खड़ा कर देते कि साहब हमने किया। और फिर मैं उन्हीं टीचर्स के सामने पूछता, हाँ भाई क्या हैक किया? सर वाईफाई हैक किया। बड़े प्राउडली बताते, अच्छा कैसे हैक किया? सर ये वाला टूल यूज किया, WPS कनेक्ट किया। ओके, और कौन सा यूज किया? सर ये वाला अल्ट्रा यूज किया। वेरी गुड। और क्या किया? सर मैंने जीमेल भी हैक कर लिया था 2 बार। कैसे किया? ऐसे कैसे? ये बच्चे कर रहे हैं, और जो 10, 11, 12, 13 साल के। तो मैं उनसे कहूं कि साहब ये मत करो, तो क्या कल से रुक जाएंगे वो? नहीं, आपने तो मेरी आंखें खोल दी सर, आज से कर तुमको पता ही नहीं। ऐसा होता ही नहीं ना, सिस्टम हमारा ऐसा नहीं। तो मैं उनको बताता हूँ, बेटा अच्छा किया, कर लिया। अब मैं बताता हूँ कि यदि कल पकड़े गए तो क्या होगा। 3 साल की जेल, 2 लाख का जुर्माना, 66C D 43A 354 D स्टॉकिंग करो, तो सब बता देता हूँ। अब आपका निर्णय है भाई, अभी तक आपको पता नहीं था इसलिए आप प्राउडली बता रहे थे। अगली बार वो हाँ भाई किसने किया, तो सबके हाथ पिक्चर करते हैं। तो हम यही कर सकते हैं। मैंने बताता हूँ कि फेसबुक या PUBG या डिस्कॉर्ड या बैटल पॉइंट्स, इनके थ्रू क्या क्राइम हुए और वो क्रिमिनल कैसे पकड़े गए। तो आप उनको सच बताते रहो सटल तरीके से। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, तेज है। यदि आप उनको रिस्पॉन्सिबल बना दोगे तो दे विल बी सेफ। मेरे ख्याल से रोकना तो बहुत मुश्किल नहीं, हम ऐसे रोक लेंगे अपने आप के साथ, तो चुप के करेंगे फिर, तो प्रैक्टिकल नहीं लगता मुझे। एक केस बताता हूँ जो जिसने मुझे मेरी आंखें खोली बच्चों के बारे में। मेरठ का केस है, हापुड़ एक जगह है मेरठ में। तो वहां के DSP मैम का मुझे फोन आया, उन्होंने मेरे से कहा कि सर एक घर है उसमें सारे फोन हैक हो गए, और DM साहब भी परेशान हैं, और पिछले 1 महीने से कांड चल रहा है। मतलब पुलिस के पास आया, पुलिस ने कंप्लेन लिखी, एक कांस्टेबल भेजा उसके घर। तो उसके कांस्टेबल जैसे ही घर से निकला, उसके फोन से भी घर वालों को मैसेज आने लगे कि अच्छा पुलिस वाले को बुला लिया, देखते हैं क्या कर पाते हैं। मतलब हैकिंग का सिम्टम ये था कि घर में जितने लोग हैं उनमें किसी के भी नंबर से व्हाट्सएप में मैसेज आता था रैंडमली, धमकी वाला, और रिस्पॉन्ड करो तो जवाब भी आता। जबकि जो फोन से मैसेज आ रहा है वो भी उनके सामने है, जहां पर फोन जिस पे आ रहा है वो भी उनके सामने, दोनों फोन के सामने। वो बात कर रहे हो, बात भी होती, ऑटोमेटिक फोन से जाना है। तो बोले हम सब डरे हुए थे, और कभी भी किसी भी नंबर से घर में कोई आएगा तो उसके नंबर से मैसेज आने लगेगा। कोई भी गेस्ट आए, रिलेटिव आए, पुलिस वाला आ गया तो पुलिस वाले नंबर से आएगा। तो पुलिस ने जाना बंद कर दिया। मैंने कहा साहब जाएंगे कल के दिन कुछ और उलट सट मैसेज चला गया, सस्पेंड हो जाएंगे।
इतना डर गए थे। पेपर में न्यूज आ गई, जागरण, कि एक घर है जो भूत आया है, उसमें कोई भी जाता है उसका फोन हैक हो जाता है। मेरे पास आया फोन, तो मैंने कहा सर एक काम करो, जो फोन मुझे भेज दो, मैं देखता हूँ क्या इशू रहा होगा। तो उन्होंने मुझे कुछ फोन भेज दिए, मैंने सारे फोन स्कैन किए, तो उसमें कोई मेलवेयर नहीं, कोई वायरस नहीं, कोई ट्रोजन नहीं, कुछ नहीं। तो मैं भूल गया। सैटरडे को फिर फोन आया उस विक्टिम का, सर बहुत परेशान है, इस क्रिमिनल को सब पता पड़ जाता है, हम लोग फुसफुसा के बात कर रहे हैं घर में। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा तुम आ जाओ, वो आ गया, नोएडा आ गया। मैंने उसको बिठाया ऐसे व्हाइट बोर्ड पर, मैंने सब कुछ लिखना शुरू किया। मैंने कहा मुझे शुरू से बताओ कहानी कब से शुरू। तो बोला साहब 23 जनवरी को पहला मैसेज आया, ये मैं बात कर रहा हूँ 2021, और हम बैठे हैं फरवरी में, 21 की फरवरी। बोला साहब 23 जनवरी को पहला मैसेज आया, और वो मैसेज आया मेरी वाइफ के नंबर से मेरे पिताजी। क्या मैसेज आया? बोले उसमें लिखा था कि तुमने आज पड़ोस में रहने वाली एक 6 साल की लड़की को डांटा है, उससे पैर छू के माफी मांगो वरना तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली कर दो। तो बड़ा अजीब लगा, ये कैसे, हमने बहू को बुलाया, क्यों मैसेज भेजा ऐसा? तो लिखा नहीं, मैं तो नहीं भेजा। तो उसके नंबर में सेंड में नहीं है, और उसके नंबर से ही व्हाट्सएप मैसेज आया। तो बड़ा अजीब लगा कि यार इसके नंबर से यार तूने वापस जा दिया, हुआ नहीं हूँ। बोला मैं हैकर हूँ, मैंने तुम्हारे घर के सारे फोन हैक कर लिए, अब जो मैं कर रहा हूँ करो वरना बर्बाद कर। तो ये थोड़ा नेगोशिएट किया कि मैं एज बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, मैं डांट सकता हूँ, इसमें ऐसा क्या होगा, ना पैर छू के मांगो। तो इनने इवेंचुअली पैर छू के माफी मांगी। 10 सेकंड बाद मैसेज आ गया, अच्छा इस बार माफ कर दिया, आगे देख। मतलब जो चीज रियल वर्ल्ड में हो रही है वो क्रिमिनल देख भी पा रहा है, तो लोग डर ही जाएंगे। अगले दिन से बोले हर दिन का एक केस शुरू हो गया। अगले दिन मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, मैसेज आया, अच्छा भाभी जी किचन में है, कटहल बन रहा है। मतलब भाभी जी किचन में है और कटहल बन रहा है, ये इसको कैसे पता? वो घबरा गया। तो फिर मैं एक दिन छत पे बोले घूम रहा हूँ, तो रात के 11 बजे मैं छत पे ऐसे टहल रहा, तब मुझे मैसेज आया कि अब तो सो जा कुंभकर्ण, और मेरी वाइफ के नंबर से आया। तो मैं भागता हुआ नीचे आया, मेरी वाइफ का फोन बंद, वो सो रही। तो हम समझ गए देख, रात में भी देख लेता है, दिन में भी देख लेता है, सुन भी लेता है, और कुछ तो बिना सुने ही पता कर रहा है चीजें। एक दिन घर का ऐसे पंखा चल रहा, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके 10 सेकंड का भेज दिया, मतलब कैमरा भी ऑन कर लेता है, मतलब किसी के नंबर से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो बोला यार ये क्या। फिर एक इंश्योरेंस वाला आया, तो उसकी बाइक की ऐसे फोटो, मतलब हर एंगल से फोटो यूज कर लेता है, ऐसे फोटो खींच के भेजी बाइक की, ये बाइक आई ना आज तुम्हारे घर में, इंश्योरेंस वाला आया, सब पता है। फिर बोले वो उसका छोटा भाई दिल्ली में रहता था, वो एक दिन मेरा हापुड़ आया, वापस जाना तो रास्ते में मैसेज आया कि तुम्हारे फादर एक्सपायर्ड है। घबरा गया, उसने सबको फोन लगाया, किसी का फोन ना उठा, वापस घर आया था, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो बोले सर एक्सट्रीम हो गया है, वो इतना डरा रहा है कि हम लोग घर में कुछ बात नहीं कर पा रहे, किसी बात पे डरा। छोटे भाई के लिए लड़की देखने गया, तो मैसेज आ गया कि उस लड़की को हाँ कर दो, अच्छी लड़की, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। यार इसको पता ही नहीं था यार, 2-3 लोग गए थे। मतलब he told me so many things, and मैं आपको as it is बता रहा हूँ, जो मुझे बता रहा है मैं सुनते जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा इससे पहले कुछ हुआ अजीब 23 जनवरी से पहले घर में? बोले साहब अजीब ये हुआ कि अमेज़न से गिफ्ट आते थे कैश ऑन डिलीवरी, हर दिन कुछ ना कुछ। हमने ऑर्डर नहीं किए होते, हम मना कर देते थे। इवेंचुअली अमेज़न ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया कि तुम लोग वो करते रहते हो और लेते हो नहीं। फिर बोले उसका डोमिनोज से पिज़्ज़ा आने लगा हर दिन, शाम को 8 बजे घंटी बजती थी, दिन आपका पिज़्ज़ा। हम डरने लगे कि आज भी आएगा, हर दिन आता था। अच्छा, फिर बोले डोमिनोज ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब बोले ये 23 जनवरी से शुरू हो गया। फिर मैंने मैसेज देखे सारे, तो वो हिंदी इंग्लिश में लिखी गई थी, रोमन्स में टाइप करके, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी। मैंने उसका घर का चार्ट बनाया, घर में कितने लोग रहते हैं, घर के बाहर कौन है, पास पड़ोस में क्या, कौन कब आता है, कब जाता है, सब पता है। तो मैंने कंक्लूड किया यार जो भी है ना, ये बंदे ने तुम्हारा फोन हैक नहीं किया। तो गुस्सा हो गया, सर कमाल कर रहे हो, 1 महीने से परेशान हो। मैंने भी हैक किया होता तो अभी तक पैसे निकाल लिए होते, वो तो मैं डरा रहा, तो पैसे ही निकालना तो निकाल ले, यदि फोन ही हैक है तो कुछ भी कर सकते, तो हैक तो नहीं। तो बोले फिर वो कर कैसे है? तो मैंने जब मैसेज सारे देखे तो मैंने कहा कि साहब ये ना कोई बच्चा है 13-14 साल का, क्योंकि इसने स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर रखी है। नीचे लिखा था मैं रेप कर दूंगा, तो उसमें स्पेलिंग थी RAB ऐसे करके। तो मैंने कहा है कोई बच्चा है, तो देखो ये 13-14 साल का कोई बच्चा आपके कहीं पर भी है,
तो पूरा चाट वाट घर पड़ोस कोई 13-14 साल का बच्चा है, एक ही बच्चा था उसके घर में, उसका खुद का बेटा 9 साल। अब मैं कैसे बोल दूं कि ये है? तो मैंने बड़ी हिम्मत करके बोला कि मैंने कहा फिर से, मैंने कहा ये हो सकता है। तो गुस्सा हो गया, सर आप कमाल कर रहे हो, 9 साल का बच्चा फोन हैक कर लेगा, और ऐसे किसी का भी कर लेगा, पुलिस का भी कर लेगा, बाहर का भी कर लेगा। तो मैंने फिर फोन देखे सारे, मैंने कहा इस फोन में कोई कॉमन चीज है क्या? जितने फोन हैक हुए उसमें कुछ भी कॉमन है? तो एक कॉमन चीज मिली, उसका वो एप्लीकेशन, उसका नाम है पैरेलल स्पेस। लिख लीजिए, पैरेलल स्पेस के बारे में कितने लोग जानते हैं? देखिए 2-3 लोग जानते हैं, 3, 4, 5। पैरेलल स्पेस आपके फोन के अंदर फोन बना देता है। एक फोन है, उसके अंदर एक और फोन क्रिएट कर देगा वर्चुअल। तो आपने एक व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखा है, पैरेलल स्पेस के अंदर एक और व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हो, वो दूसरे नंबर पर कॉन्फ़िगर करना। और अक्टूबर 2020 से व्हाट्सएप ने मल्टीपल डिवाइस का सपोर्ट देना शुरू कर दिया। मतलब एक ही नंबर 4 डिवाइस पे चला सकता है, एक ही नंबर। और यदि आपका फोन ऐसे पड़ा हुआ है और मैं आपके व्हाट्सएप को कॉन्फ़िगर करूं और ऐसे पीछे खड़ा हो जाऊं, तो जब ओटीपी आता है ना, थोड़ी देर के लिए फ्लिकर करता है स्क्रीन पर, तो देख लेते हैं और कॉन्फ़िगर कर लेते। सिर्फ ये 3 चीज, पैरेलल स्पेस, मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट एंड ओटीपी लाइक दिस, कोई भी कर सकता है। तो मैंने कहा कि पैरेलल स्पेस आपके फोन में आपको पता है? नहीं साहब, हम तो इतने टेक्निकल हैं नहीं। और हर फोन में पैरेलल स्पेस है, हर फोन में 2 व्हाट्सएप चलता है, एक दूसरा वाला व्हाट्सएप किसी दूसरे वाले फोन पर चलता है। तो ऐसे बच्चे के हाथ में एक फोन होता था, उसके अंदर जो पैरेलल स्पेस वाला व्हाट्सएप वो किसी ऐसे नंबर का होता था जो नंबर बाहर है, उससे वो मैसेज भेजता था, तो वो घबरा जाता। तो मैंने कहा यार कर तो तुम्हारा बच्ची ना, बोल गुस्से से आप ऐसे कैसे कर सकते? तो मैंने कहा मुझे वो फोन दो जो आपका बच्चा जिससे क्लासेस वगैरह लेता है। वो फोन लिया तो उसमें मुझे YouTube पे वीडियोस मिले जो उसके बच्चे ने देखे थे, डाउनलोड किए हुए थे, हाउ टू हैक मोबाइल फोन, हाउ टू हैक व्हाट्सएप करके 12 वीडियोस मिले। मैं देखो आपका बच्चा ये वीडियो देख रहा है, हाउ टू हैक व्हाट्सएप, हाउ टू हैक मोबाइल फोन। तो बोला कमाल करते हो सर, देख रहा है क्योंकि वो हमारी हेल्प करना चाह रहा है। भाई घर में सारे फोन हैक हो रहे हैं, वो देख के ढूंढ रहा है कि कैसे हैक होते हैं ताकि वो बता पाए। ठीक है। फिर मैंने देखा ये वीडियो कब देखे गए, डेट एंड टाइम क्या है, तो सारे के सारे वीडियो 23 जनवरी से पहले देखे गए थे और डाउनलोडेड थे। मैंने कहा आपने कहा आपको पहला मैसेज 23 जनवरी को आया, 23 जनवरी से पहले क्यों देख रहा था? तब वो पहली बार उसने मुझे सीरियसली लिया, बोला बात तो अच्छी मेरी कह रहे हो, 23 जनवरी से पहले तो नहीं देखना चाहिए। फिर मैंने उसका पूरा फोन एनालाइज किया, स्कैन किया, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी एक्टिविटी लिस्ट निकाली, फोरेंसिक्स किया, किस किस ग्रुप का वो पार्ट है। तो बच्चा तो गीक था, 9 साल। मैं फिर पूछा 9 साल के? सर और वो अब इतना गुस्सा हो गया, उसको टांगे तोड़ दूंगा, उसको तो ऐसे कर दूंगा। मैंने कहा यार कुछ मत करो, क्योंकि he is really smart। ये सारी चीजें नोटिस करना और उसको हिसाब से यूज कर लेना रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंस। आप सबको पता भी होंगे ना, तभी आप ऐसे यूज नहीं करते। तो मैंने कहा तुम उसको ये बताओ कि मैंने एक एक्सपर्ट को हायर किया था, उस एक्सपर्ट ने पता कर लिया कि क्रिमिनल कैसे कर रहा था, और क्रिमिनल को पकड़ लिया और पुलिस उसको पीट रही है, जेल में गया। इतना बता दो उसको, बाकी उसको मेरे से कनेक्ट कर दो, मैं यूज इट फॉर माय इन्वेस्टिगेशंस। बच्चा आज ही मेरे से कनेक्ट कर। तो कोई भी जो आप समझ रहे हो कि 8, 9 साल, 10 साल के बच्चे, जिनके पास वक्त ज्यादा है और हम उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं कि वो यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, दे ऑल नो मोर देन अस। हमसे तो ज्यादा ही जानते हैं, वो आपको बता भी देंगे, वो बिटकॉइन के बारे में बता देंगे, वो आपको 50 ऐसी एप्लीकेशन बता देंगे जहाँ पर पैसे डबल हो रहे होंगे। तो ये सारी चीजें खतरा है, क्योंकि बच्चों को की जो मैच्योरिटी लेवल है वो तो उतना ही है और नॉलेज बहुत ज्यादा है। सो दे विल यूज इट अगेंस्ट समवन और दे विल बी ट्रैप्ड। आपका बच्चा रोब्लॉक्स खेलता है, रोब्लॉक्स में एक फीचर है कि आप मल्टीपल लोगों से चैट कर सकते हो, और एक सर्वे के मुताबिक रोब्लॉक्स में 50% से ज्यादा लोग 35 साल से ज्यादा उम्र के। अब आपका 12-13 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा रोब्लॉक्स खेलता है, उसको लगता है कि सारे जो गेमर हैं वो बच्चे ही, वो नहीं उसी साइकोलॉजी में। अब उसमें जो क्रिमिनल है वो बच्चों को लिंक भेजते हैं, बच्चे ने क्लिक किया तो उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल को पता पड़ गई। जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपका मोबाइल कौन सा है, सिम कार्ड कौन सा है, लोकेशन क्या है, बैटरी चार्ज कितनी है। अब क्रिमिनल लेगा कि अच्छा, पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 22% चार्ज है, चार्ज करो पहले इसको।
तो बच्चे का क्या होगा रिएक्शन, बच्चा क्यूरियस हो जाएगा, उत्सुकता होगी कि यार ये कैसे पता करना है। और जैसे ही आप क्यूरियस किसी चीज के लिए हो जाओ, आधी लड़ाई क्रिमिनल वही जीत लेता है। तो जो हमारी पहले वल्नरेबिलिटीज होती थी ह्यूमन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 जो कमजोरियां हैं, सारे क्राइम यदि आप कंक्लूड करोगे तो इन्हीं 5 की वजह से हो। इंसान गलती करता है क्यों? क्योंकि ये 5 कमजोरियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसमें भय नहीं है कहीं, भय लिखा है कहीं? 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि भय का कारण मोह है। भय हमें होता ही तब है जब हमें मोह, अटैचमेंट होता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो पद का हो। जैसे ही आपका अटैचमेंट शुरू हुआ, आप डरना शुरू, यार ये नहीं जाना चाहिए। और क्रिमिनल उसी चीज को एक्सप्लॉइट करता है। ये मैं रेफरेंसेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सॉल्यूशन वहीं छिपा हुआ है। आप यदि मेरे से कहोगे साहब एक एप्लीकेशन बता दो जिसको मैं इंस्टॉल कर लूं, उसके बाद मैं सीख, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं। यदि ऐसा होता तो ट्विटर हैक होता क्या? $200 मिलियन बजट उसका, सब कुछ है उसके पास। सॉफ्ट बैंक हैक हो जाता, कॉग्निजेंट हैक हो जाता, तो दुनिया भर को सिक्योरिटी सर्विसेज देता है, वो खुद हैक हो गए। और भी एग्जांपल है, आपको पता ही है। तो फिर सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम बाउंड्रीज खड़ी करती जाएं, दरवाजे ताले लगाते जाएं कि अब हम सिक्योर हैं अंदर, ऐसा कभी नहीं। सॉल्यूशन है डिटैचमेंट। जिस दिन हम डेटा से इन्फ्लुएंस होना बंद हो गए और हमने समझा कि डेटा डेटा ही है और अपनी कॉग्निजेंस समझ ली, उस दिन आपके साथ कोई क्राइम नहीं हो सकता, कोई आपको फंसा नहीं सकता। डिटैचमेंट इज द की। फिर मैं वही रेफरेंस दे रहा हूँ भगवत गीता का, क्योंकि वो डिटैचमेंट सिखाती है कि आप ना लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं, आप किसी डेटा पॉइंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि आपको वीडियो दिखा, अरे ऐसा तो मैं इसको ऐसे करूँ, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो गए, वो तो डेटा पॉइंट है। तो एज लॉन्ग एज यू विल लर्न दिस कि आप डिटैच्ड रहोगे, यू विल एंजॉय दिस एंटायर वर्ल्ड, बट विटनेस इन्फ्लुएंस होकर खुद को बदलना शुरू कर दिया आपने, आपके भाव, आपके विचार, आपका क्रोध, आपके इमोशंस, तो फिर आप ट्रैप हो, फिर आप फंस गए और फंस गए तो फिर वो गलत डायरेक्शन में भी जाएगा। तो इस वजह से, और बच्चे चूंकि उनको इतना कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो जल्दी फंस जाते। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इस हद तक फंस गए। एक केस लखनऊ का था, एक शख्स मुझे कॉल करते थे और कॉल फोन करके काट देते थे, तो मैं हेलो बोलता था, हेलो हेलो अमित जी बोल रहा है, अच्छा आपको एक चीज बतानी थी कि रूही अब इस दुनिया में नहीं है, स्ट्रेट स्टोन वॉइस में काट दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कॉल बैक किया, कौन है जो मुझे ऐसे डरा रहा है, फिर कॉल किया, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि रूही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अब वो नहीं है, काट दिया। फिर मैंने कॉल किया, सर आप बताइए ना मैं क्या कर सकता, एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग। और उसने मुझे बताया कि उसकी 16 साल की बच्ची थी रूही, मुझे उसने, पुलिस कहती है कि उसने सुसाइड किया। तो मैं पुलिस से काफी दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे कारण तो बता दो कि सुसाइड किया, वो नहीं बता। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप हेल्प कर सकते हो, आपका फोन ही नहीं लग रहा है, तो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि अब वो नहीं है, अब आपने जो करना है कर लो। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा आप मुझे बताओ ना कहाँ क्या केस है। तो मैंने उस आयो से बात की, मैंने कहा क्या केस था? बोले साहब सुसाइड है, उसने सुसाइड नोट लिखा हुआ है, क्या करें उसमें? तो ये मुझे पिताजी ने उनके बोला कि सर आप एक बार मुझे बता दो कि 16 साल की लड़की सुसाइड करेगी क्यों, ऐसा क्या कारण है? तो मैंने कहा मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैंने उसका लैपटॉप, मोबाइल फोन सब मंगाया, कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाया, आईपीडीआर निकलवाया। मैंने आयोग को बोला मैं लेट मी इन्वेस्टिगेट। ना उसके फोन में कुछ भी, ना फोन पर अनलॉक किया, ना उसके ईमेल में कहीं कुछ ऐसा सस्पेक्टेड कुछ नहीं था, कोई कारण नहीं। उसका फेसबुक एनालिसिस किया तो फेसबुक में शी वाज वेरी पॉजिटिव, टॉपर थी क्लास, टॉप 3-4 स्टूडेंट्स में उसका नाम आता। उसके मैंने फेसबुक से क्लोज दोस्त निकाले जो लाइक कमेंट शेयर करते थे उसके पोस्ट, उनसे बात की कि किस तरह की लड़की थी, तो सब बताया था तो बहुत पॉजिटिव और अपराइट लड़की थी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करेगी, नहीं पता। फिर मैंने उसके फेसबुक से ये समझने की कोशिश की कोई किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो कभी। फिर मैंने डिलीटेड डेटा रिकवर किया। मैं आपको एक लिस्ट ऑफ टूल्स दूंगा जिससे आप फोन से या लैपटॉप से डिलीटेड डेटा रिकवर कर सकते हैं।
तो जब डिलीटेड डेटा रिकवर किया तो मुझे एक व्हाट्सएप की कुछ चैट दिखी जो एक लड़के के संग करती थी जिसका नाम था नागेश, और वो ऐसा देख के लगा कि शी वाज पर्सनल विद दैट बॉय। फिर मैंने नागेश के मोबाइल नंबर से उसका फेसबुक निकाला, उसके फेसबुक पे गया तो उसका फेसबुक फ्रेंड था। फिर मैंने देखा कि और लड़का ऐसे 18-19 साल का था। जब मैंने नागेश का प्रोफाइल एनालिसिस किया तो पता पड़ा ये तो फेक प्रोफाइल, क्योंकि इसके जो फ्रेंड लिस्ट है या जो पैटर्न बता रहा है ये बता रहा है कि रियल है। वो एक टेक्निक है, 7 चीजें होती है, चेक करते हो आप किसी फेसबुक पे तो पता पड़ जाता है कि फेक है। तो ये है कौन? फिर फेसबुक से मैंने आईपी लॉग निकलवाया, सिम कार्ड जो उसका था उसका केवाईसी निकलवाया, तो वो उड़ीसा के किसी किसान के नाम का निकला। बंदा बोला मेरे नाम का सिम मुझे पता ही नहीं। अब समझ में आ गया कि ये करता है, पर ये है कौन? फिर उसका फेसबुक का लॉग निकलवाया, आईपी लॉग, तो सब वीपीएन पे यूज करता था। तो ये तो प्लान सिस्टम था। फिर मैंने उसका आईपीडीआर निकलवाया। आईपीडीआर आप जानते हैं, आईपी डिटेल्स रिकॉर्ड, जैसे सीडीआर निकलता है। सीडीआर जानते हैं आप लोग क्योंकि आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं। आईपीडीआर क्राइम पेट्रोल में बताया नहीं जाता। आईपीडीआर हमें ये बताता है, हेलो हेलो हेलो, आईपीडीआर हमें ये बताता है कि इंटरनेट पर आप क्या क्या कर रहे थे किसी वक्त। इंटरनेट में आप जो भी करते हो वो सिर्फ गूगल नहीं, मुझे एयरटेल से भी पता पड़ जाएगा। So there are multiple ways through which I can get the same information. तो जब मैंने आईपीडीआर उसका निकाला तो आईपीडीआर में मुझे एक चीज दिख गई कि इसने एक दिन डोमिनोज की वेबसाइट एक्सेस की, मतलब इसने पिज्जा ऑर्डर किया है, उसका वेबसाइट का डोमेन मिल गया, टाइम मिल गया। तो मैंने डोमिनोज को लिखा, मैंने कहा साहब इस टाइम पर इस डेट को आपके यहाँ से इस नंबर से कोई पिज्जा बुक हुआ, ऑर्डर हुआ था? मैंने कहा साहब हाँ हुआ था। मैंने कहा डिलीवर कहाँ हुआ था? तब उसका एड्रेस मिला, हैदराबाद का एड्रेस। हमने जाके वहाँ रेड डाली, 53 साल का आदमी, 17 लड़कियों को ट्रैप किया हुआ था इसी एज में। फिर तो गूगल पे काफी न्यूज आई, पर केस शुरू कहाँ से हुआ? पुलिस इन्वेस्टिगेट भी नहीं करती है केस। और जब मैंने केस रेडियो पर सुनाया और मेरे पास करीब 17 ऐसे लोगों के फोन आए, मेल बहुत 1314 ईमेल है जिनके संग सिमिलर हुआ था। उनका बेटा गायब हो गया था, उनका बेटा सुसाइड कर लिया था, या कुछ ऐसा हो गया था जो was very similar and they didn't know the reason. और पुलिस was not investigating. पुलिस कहती क्या इन्वेस्टिगेट करें, और उसमें से तो मैंने 2-3 और इन्वेस्टिगेट, क्योंकि वक्त आज नहीं है, पर हर बार कुछ अलग कहानी नहीं। And it was very similar to social media और internet related stuff, जहाँ पर किसी ने उसको ट्रैप किया और इस हद तक ट्रैप कर लिया कि उसके पास ऑप्शन नहीं था। तो इतना लाइटली जो हम चीजें समझ रहे हैं, किसी भी भोपाल के अंदर एक फैमिली, पूरी फैमिली ने सुसाइड किया, 5 लोग, 2 बच्चे, 2 पेरेंट्स, 3 बच्चे, लोन एप्स के चक्कर। भाई ऐसी क्या एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई। और आप पढ़िए वो न्यूज़, भोपाल का सारे चुपचाप गया वो। तो इस हद तक सेक्सटॉर्शन के जो केसेस, कि आपको एक कॉल आई, वीडियो कॉल, आपने उठा ली, अननोन नंबर से थी, आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे ही उठा ली वो कैमरा ऑन हो गया और आपको सामने एक लड़की दिखाई देगी, या यदि किसी लड़की के लिए आई तो एक लड़का दिखाई देगा, वो कपड़े उतारने लगेगा और आपका वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उतना आप देख रहे हो उसको कि आपका फेस दिख रहा है और सामने वाली का वो दिख रहा है। अब आप जब तक समझोगे यार गड़बड़ हो, आप काट दोगे फोन, 3-4 सेकंड तो हो ही जाएंगे। 3-4 सेकंड के वीडियो को वो रिपीट मोड में डाल के 1.5 मिनट का बनाएंगे, फिर वो आपको वापस भेजेगा कि ये वीडियो मैं आपके दोस्तों को भेज दूँ, फेसबुक पे डाल दूँ, यूट्यूब पे वायरल कर, और लोग लाखों दे देते, 70-70 लाख दे दिए लोग, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट कर लिया गया कि उनके लिए उनकी रेपुटेशन ही सब कुछ था, कोई गलती नहीं किसी। तो आज के डेट में और सबसे ज्यादा जो केसेस हो रहे हैं अलवर से होते हैं। हमने अलवर में अभी फिर से रेट इसमें, क्योंकि 108 पुलिस ऑफिसर्स ट्रैप हुए थे यूपी के सेक्टोर्स, और उनके ऐसे मैसेज आते थे मुझे सर बचा लीजिए, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। 108 एक ही स्टेट के बोलो, तो आप सोचिए कितना नंबर लार्ज है। फिर अलवर में रेड डाली गई तो 750 वीडियो तो एक फोन से निकली। तो इस लेवल पर ये गेम, आरबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो कहते हैं कि हमारे पास हर दिन 10 करोड़ रुपए के क्लेम आते हैं, डिस्प्यूटेड अमाउंट के क्लेम, जो हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है, 10 करोड़ एवरी डे।
इसका मतलब है 3,500 करोड़ साल का आरबीआई के पास जा रहा है, विच इज नॉट एवरी केस गोज टू आरबीआई। जो केस बैंक के पास जाते हैं, जब बैंक से फॉलो अप करके आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो कुछ उसमें से 0.1% 1% ओम्बड्समैन में जाते हैं। आरबीआई ओम्बड्समैन में भी कि भाई साहब ये जवाब दिया जाए। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि आरबीआई तक जाया जा सकता है, ऑप्शन ही नहीं पता, क्योंकि आरबीआई तक जाएंगे कैसे, लिखेंगे आरबीआई की वेबसाइट पर है, उसका भी अमाउंट 3,500 करोड़। तो आप मान के चलिए कि टोटल जो फ्रॉड का अमाउंट होगा वो 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ भी हो सकता है, 1,00,000 करोड़ भी हो सकता है। तो कितने केसेस जाते हैं? 5,000 केसेस हर दिन रजिस्टर होते हैं cybercrime.gov.in पर, इससे ज्यादा होते हैं। एवरेज बता रहा हूँ आपको, 5,000 केस एवरी डे रिपोर्टेड ऑन www.cybercrime.gov.in, जो गृह मंत्रालय का साइबर क्राइम पोर्टल, जिसमें से 80% केसेस फाइनेंशियल फ्रॉड के। तो ये जो डेटा है बता रहा है कि सिचुएशन कितनी सीवियर है, और आप लोगों के साथ भी किसी नजदीक परिचित के साथ हुआ, तो इसलिए इस चीज की सीवियरिटी समझते हुए हम कॉन्शियसनेस अभी नहीं होंगे तो वो आपके दरवाजे तक भी पहुंच जाए। मैं 2-4 केसेस और बताता हूं, जैसे आपका ओटीपी चुराया जा सकता है। हमने कॉल फॉरवर्डिंग सुना था, हमने कॉल मर्चिंग सुना। अगला तरीका होता है वॉइस मेल। एक फीचर होता है ऑपरेटर का जिसको बोलते हैं वॉइस मेल। वॉइस मेल क्या होता है कि आप बिजी हैं और उस समय कोई कॉल कर रहा है और आप कॉल पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऑप्शन होता है जिससे वो अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकता है और वो आप बाद में सुन सकते हैं। ये फीचर विदेशों में बहुत यूज होता है, वेरी पॉपुलर। इंडिया में रेयरली यूज होता है, हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि हमारी सोच ये है कि यदि बंदे के पास इतना जरूरी कॉल करना हो दोबारा कर लेगा। पहले मैं उससे कहूँ कि कॉल रिकॉर्ड कर दे, फिर मैं फुर्सत निकाल के वो कॉल सुनूं सारे, फिर उसको कॉल बैक करूं, इतना किसके पास टाइम है? तो हम वो फीचर यूज नहीं करते, इंडिया में फीचर नहीं चलती, और वो फीचर है, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग फीचर है वैसे वो भी फीचर है, और वो फीचर कोई भी आपके फोन में इनेबल करा सकता है। उसको एक एसएमएस भेजना होता है आपके फोन, और मैंने आपसे कहा कि एसएमएस आपके नंबर से कोई भी भेज सकता है। इसको बोलते हैं एसएमएस स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, एसएमएस स्पूफिंग एंड कॉल स्पूफिंग। ये 3 अटैक वेक्टर्स हैं जो बहुत कॉमन है। कोई भी व्यक्ति आपके नंबर से एसएमएस भेज सकता है, हाँ रिसीव नहीं कर सकता आपके नंबर, भेज सकता है। कोई भी व्यक्ति आपके नंबर से कॉल कर सकता है, आप ही के नंबर से आप ही के परिचित को कॉल जाएगा, ये पॉसिबल है। अभी एक व्यक्ति है जो तिहाड़ जेल में बंद है, वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल करते थे लोग, वैसे 250-300 करोड़ उड़ा लिए उन्होंने लोगों से, नाम पता ही होगा। अभी डीजीपी यूपी के नंबर से कॉल जाते थे एसएसपी को कि साहब इसको इस केस में लीनियंट हो जाइए, इसका ट्रांसफर कर दीजिए। तो कॉल स्पूफिंग इज वेरी कॉमन नाउअडेज। वो आपके से इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप का कोई इतना बड़ा दुश्मन नहीं है, या आप शायद उसके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं, इट विल हैपन, सडनली हो गए किसी आप में से किसी तो हो गए। एसएमएस स्पूफिंग का आप देखिए फायदा क्रिमिनल कैसे लेता है। वो आपके नंबर से एसएमएस कर देता है एयरटेल को कि आपकी वॉइस मेल इनेबल कर दीजिए, और उसमें वो अपना पासवर्ड भी मेंशन करता है कि वॉइस इनेबल वॉइस मेल विद पासवर्ड। एक एसएमएस कमांड होता है, भेज दिया, आपको जवाब आता है एयरटेल से कि यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर वॉइस मेल इनेबलिंग। पर आप आजकल एसएमएस देखते ही नहीं, कौन देखता है? तो ऐसे एसएमएस आ गया एयरटेल भी तो ऐसे ही देखता, मतलब ऑपरेटर के, तो आपकी वॉइस मेल इनेबल हो गई। अब वो आप जब सो रहे हैं या बिजी हैं उस समय आपका ओटीपी मंगाएगा, वो कॉल आएगी और आपकी वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएगी। क्योंकि वॉइस मेल उसने इनेबल कराई है तो पासवर्ड उसको पता है, वो सुन लेगा। दिस इज अनदर वे ऑफ टेकिंग योर ओटीपी। आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपका ओटीपी जाता रहेगा, क्योंकि यार मेरे पैसे निकल रहे हैं, कभी भी निकल जाते हैं, समझ नहीं आ रहा, मैंने कुछ किया भी नहीं। 5वां तरीका ई सिम। ई सिम जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? ई सिम जैसे आपका फिजिकल सिम है, उसी का वर्चुअल सिम क्रिएट कर सकते हैं। क्यूआर कोड, उसको आप आईफोन से स्कैन करें या कुछ एंड्रॉइड फोन भी सपोर्ट करते हैं, उसे स्कैन करेंगे तो वो सिम आपके फोन में आ जाता है। तो आपको फिजिकल सिम यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्यूआर कोड है और वो सिम है। पर ई सिम का नुकसान ये है, फायदा है कि कन्वीनियंस है,
वो मूव आसानी से कर सकता है, इधर से होता है। मैंने वही क्यूआर कोड इनको भेजा, उन्होंने स्कैन कर लिया तो उनके फोन में आ गया वही सब, यहाँ से बंद हो गया। इन्होंने इनको भेज दिया, इनके फोन में आ गया। तो अभी एक केस था जिसमें वो बोला मुझे कि साहब कभी वो बिहार से कॉल करता है, कभी गुजरात से करता है, कभी वो बंदा, और वो 2-2 मिनट बाद अपनी लोकेशन बदल देता है। तो देखा तो वो ई-सिम यूज कर रहा, यदि ई-सिम यहाँ से वहाँ भेज देगा तो वहाँ से यूज होना शुरू हो जाएगा, आईपी वहाँ का मिलेगा आपको, लोकेशन उसकी वहाँ आई। तो क्रिमिनल तो खैर ई-सिम वैसे भी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो आपका ई-सिम जनरेट कर सकते हैं। आपके सिम का ई-सिम उनके पास पहुंच जाएगा। उसका प्रोसेस ये है, यदि आप अपना ई-सिम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर को एक एसएमएस भेजना होगा। वो एसएमएस होता है ई-सिम स्पेस ईमेल आईडी, करेक्ट? ई-सिम स्पेस ईमेल आईडी आपने 121 पे भेजा एयरटेल के लिए, तो एयरटेल से एक रिस्पांस आएगा कि यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर योर ई-सिम, if it is your request then please type 1 and respond to this message so that we can send you eSIM। अब एक तो अंग्रेजी में आता है, ऊपर से इसमें सिम और eSIM ऐसा लिखा होता है, लोगों को पता नहीं कि सिम क्या है और eSIM। और क्रिमिनल इससे पहले आपको कॉल कर लेता है। क्रिमिनल बोलता है साहब मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, ट्राई की गाइडलाइन आ गई है, सबका सिम वेरिफिकेशन करना है, आपका तो बहुत पहले ही हुआ था, ब्लॉक हो जाएगा तो करा लीजिए। तो आपको यार ऐसे कैसे ब्लॉक हो जाएगा बताओ, वैसे मैं अभी तो कहीं बिजी हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। सर कुछ नहीं करना है, आपको एक एयरटेल से मैसेज आएगा, आप उस पर 1 लिखकर भेज देना, वेरिफिकेशन हो गया। अब आपको ई-सिम पता ही नहीं, उसने आपकी ई-सिम की रिक्वेस्ट भेज दी, आपको एयरटेल से ही एसएमएस आएगा, एयरटेल से ही लिख रहा है, और आप पढ़ोगे कुछ ई-सिम की बात हो रही है, हाँ सिम का ही होगा, कुछ वेरिफिकेशन आपने 1 लिख के भेज दिया, खत्म। आपका सिम का क्यूआर कोड उसके पास गया, उसने स्कैन किया, भीम ऐप इंस्टॉल की, उस सिम से लिंक जितने बैंक अकाउंट है वो मिल गए, उस बैंक अकाउंट में फॉरगेट पासवर्ड ट्राई किया, सारे पासवर्ड ले लिए, फिर आपका व्हाट्सएप भी ले लिया, फिर आपका जीमेल भी ले लिया, पैसे बैंक से सारे ट्रांसफर कर दिए। जब तक आपको पता पड़ेगा वो 1-2 घंटे के अंदर सब कुछ कर, आपको लगेगा नेटवर्क नहीं चल रहा है, मेरा सिम बंद हो गया है, क्या है, ट्रैवल कर रहे होंगे कई बार, उस समय हो जाएगा ऐसा, एंड यू विल नॉट be conscious about that। कई बार ऐसा होता है यार नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, यदि 15 मिनट के लिए आपका सिम बंद हो जाए तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि सिम क्लोन हो सकता है, सिम किसी और के हाथ में चला गया, चाहे वो ई-सिम बन के गया हो, चाहे वो फिजिकल क्लोनिंग भी हो सकती है। तो ई-सिम इज अनदर वे ऑफ टेकिंग योर ओटीपीज एंड कंट्रोल। अगला तरीका है जूम कॉल। हम सब लोग अपने फोन से माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, गूगल मीट ये सब ज्वाइन कर लेते हैं। थोड़ा रिस्की ऐसे है कि अब इसको भी कहानी से सुनाऊंगा। एक शख्स थे गुड़गांव से, मुझे उनका फोन आया, कंपनी में चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। बोले अमित जी मैं आपकी सारी कहानियां सुनता हूँ रेडियो की, मैं आपकी सारी किताबें पढ़ रखी हैं, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं खुद एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। कोई बात नहीं, मैंने कहा कुछ नया मॉडस ऑपरेंडी होगा, बताइए क्या होगा। मुझे अब सरप्राइज नहीं होता, बिकॉज़ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि हमेशा क्रिमिनल ही हमें सिखाया। अब मेरा जॉब ये है कि अब ये चीज किसी और के संग ना हो, और पहले वाले को मैं भी नहीं बचा सकता, मैं दूसरे वाले को बचा सकता हूँ यदि मैंने वो केस इन्वेस्टिगेट किया। तो हमारी कोशिश इसको फैलाने की, एंड आई एम श्योर यू विल आल्सो स्प्रेड इट टू अदर्स, क्योंकि बहुत जरूरी है। जिसका महीने भर की सैलरी निकलती है ना, और जो मेरे को कॉल करता है कि सर मेरा निकल गया पूरा और मेरे पास रेंट देने के पैसे नहीं है और ऐसा सिर्फ फीस नहीं, तब पता पड़ता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है किसी की लाइफ। तो बोले मैं मुंबई में था, मुझे चीप टैक्सी चाहिए थी, सस्ती टैक्सी। तो मैंने गूगल किया कि 10 रुपए किलोमीटर पर कोई टैक्सी मिल जाए, मुझे मुंबई घूमना था। तो मुझे कई सारी वेबसाइट मिल गई, मैंने एक वेबसाइट पर क्लिक किया तो उसमें अवेलेबल था 10 रुपीज पर किलोमीटर। उसमें प्रोसेस था कि I have to transfer 100 rupees to their account. They will send me the driver details. I can use that driver all through the day, and then by evening, number of kilometers के बेस पे I could pay and get it done. तो बोले मैं वो 100 रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उनकी वेबसाइट फेल हो रही थी, हमेशा वो ट्रांसफर फेल हो रहा था। तो मैंने कंप्लेन कर दी कि योर वेबसाइट इज नॉट वर्किंग। थोड़ी देर बाद वहां से कॉल आ गया, वो इज नॉट वर्किंग, तो इशू होगा आपके ब्राउजर में, विल फिक्स इट। मैंने कहा यार 100 रुपए की बात में यूपीआई पेमेंट कर देता हूँ, क्या मेरे वेबसाइट से पूरा डिटेल भरवा रहे हैं। बोले नहीं सर, इट इज इशू विद यू। तो ये बाकियों के साथ भी होगा, इसको हम फिक्स कर लेते हैं।
एक काम करता हूँ, आपको एक गूगल मीट का लिंक भेजता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा और मेरे सामने वो 100 रुपये ट्रांसफर कीजिएगा, मैं देखता हूँ क्या कोई वर्जन वगैरह का इशू है। बोले ठीक है, उन्होंने गूगल मीट का लिंक भेजा, मैंने क्लिक किया, ज्वाइन कर लिया, स्क्रीन शेयर किया और वो 100 रुपये ट्रांसफर करने लगा। जैसे ही मैं वो 100 रुपये ट्रांसफर कर रहा था, मेरे अकाउंट से 10,000, 20,000, 12,000 निकल गए। आप समझे क्यों निकल गए? नोटिस कर पाए कहां गलती हुई? यदि आप गूगल मीट से ज्वाइन हैं और आपका स्क्रीन शेयर और उस समय कोई भी ओटीपी आएगा तो कोई भी देख ले। मैं आपसे गूगल मीट से ज्वाइन, आपने स्क्रीन शेयर कर रखा है, अब आपका दिमाग है वो 100 रुपये ट्रांसफर करने में, पर मेरा दिमाग ही नहीं, मैं तो आपकी ओटीपी मंगा रहा हूँ, हर बार आता है, फिगर करता है, यूज कर लेते हैं। तो आपका फोकस कर दिया इधर और उस समय ओटीपी मंगा, स्क्रीन शेयर। यदि आप गूगल मीट, MS टीम, ज़ूम कॉल कोई भी ऐसा ज्वाइन करें, उस समय स्क्रीन शेयर ना करें। यदि आप मोबाइल से ज्वाइन, यदि आप मोबाइल से ज्वाइन हैं और आपने स्क्रीन शेयर कर दिया तो उस टीम में जितने लोग होंगे सब आपके ओटीपी देख सकते हैं। उसमें से एक भी बदमाश निकला गया ऐसे व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। मोबाइल से ज्वाइन है, मुझे पता है मोबाइल से ज्वाइन और स्क्रीन भी शेयर, चुपचाप आपका व्हाट्सएप उड़ा लेगा या अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। और आप सोचते हो यार कैसे हुआ होगा। और यदि आप ऑनलाइन मीटिंग कोई कर भी रहे मोबाइल से, तो उस समय कोई लिंक आए तो क्लिक मत करें, क्योंकि मैं जूम का ही एक स्क्रीन शेयरिंग लिंक क्रिएट कर सकता हूं। मैं आपको भेजूंगा, आप क्लिक करोगे, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है, and then you will be focused in communication। और बेस्ट है कि आप मोबाइल से ज्वाइन ना करें, लैपटॉप से करेंगे तो फिर वो टेंशन ही नहीं। तो मोबाइल से करना पड़े तो have to keep these two things in your mind, never ever share anything, and as long as you are in meeting, don't click any link, not even YouTube link। मैं उस लिंक को कैसी बना दूंगा, YouTube जैसी दिखेगी या वो Facebook जैसी दिखेगी, और आप लगे तो WhatsApp पर केवल बीच में चैट भी चल रही है, आपने लिंक क्लिक कर दिया। तो इस तरह के तरीके हैं जो लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, जिसके थ्रू आपके OTPs या आपके फोन बड़े इजीली कंप्रोमाइज हो जाते हैं। जब भी किसी VIP को खास तौर से टारगेट किया जाता है तो उसका फोन नहीं टारगेट किया जाता, उसके आसपास वालों का फोन टारगेट किया जाता है। जैसे जितने मैंने पॉलिटिशियंस के केसेस देखे हैं जहां पर फोन हैक हो गया और कुछ डेटा चोरी हुआ, उनका फोन हैक नहीं था, उनके ड्राइवर का था, उनके कुक का था, या उनके सेक्रेटरी का था, या उनके असिस्टेंट का था, किसी ऐसे का, और उससे वो सारा उनके फोन से डेटा निकलता। क्योंकि यदि आप और मैं एक ही वाईफाई पे हैं और उसमें से एक का भी फोन हैक है तो दूसरे का डेटा भी मोड़ सकता है। और वाईफाई हैक कैसे होता है, अब यहां आते हैं। वाईफाई हैक करने के बहुत सारे तरीके, सिंपल। एक तो एप्लीकेशन ही है, बच्चे यूज करते हैं, उसका नाम है WPS कनेक्ट। इसलिए नहीं बता रहा कि आप हैक करें, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग IT सिक्योरिटी में है, IT वाले, तो आप अपने ऑफिस के चेक कर लें कि वो तो हैक नहीं हो रहा है। यदि इससे हैक नहीं है तो मतलब उसकी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ठीक, 80-90% तो हैक हो जाती है यदि आप एन्क्रिप्शन भी कर रखा है या सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन टाइट है। सो दिस इज दिस टूल इज फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग, नॉट टू हैक अदर्स। अगर मान लो WPS कनेक्ट से भी मुझे हैक नहीं करना, पर किसी का डेटा उड़ाना है, तो वाईफाई कैसे एक्सप्लॉइट होता है देखिए। जैसे आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में जाता हूं, तो वहां पर बिल्डिंग के ऊपर ऐसे होता है DGP वाईफाई, ADGP वाईफाई, IG वाईफाई, मतलब जो वाईफाई वो जिसके लिए सेटअप है उस फ्लोर पे, उसी के नाम से वो वाईफाई हॉटस्पॉट का नाम रहता है। मेरा काम और आसान हो जाता है, मुझे कौन सा वाला हैक करना है ये पता नहीं, क्योंकि ITBP का जो हेडक्वार्टर है वहां पर दिल्ली में, तो वहाँ पे ऐसी था DG वाईफाई और ये सब। वहाँ पे क्या करोगे आप कि जो वाईफाई राउटर है उसको आप DOS अटैक करोगे, उसको पिंग रिक्वेस्ट भेजो। यू ऑल नो अबाउट पिंग रिक्वेस्ट, DOS अटैक। आप लगातार रिक्वेस्ट भेजेंगे उसमें, उसका IP मिल गया, उसको भेजना शुरू कर दो, भेजते गए। यदि मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट
1 मिनट में भेज दूंगा तो वो हैंग हो जाए, क्योंकि वाईफाई आर नॉट डिजाइन टू सर्व सो मेनी रिक्वेस्ट इन अ मिनट। तो जैसे वो हैंग हो जाएगा, वो सारी डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे जो से कनेक्टेड है, और वो हैंग हो गया। अब मैं अपना फोन उठाऊंगा, उसमें हॉटस्पॉट बनाऊंगा BGP वाईफाई बिना पासवर्ड, और ऐसे रिसेप्शन पर रखूंगा। डीजी साहब डिस्कनेक्ट हो गया आपका फोन, तुरंत देखेंगे यार क्यों नहीं चल रहा है वाईफाई, इंटरनेट देखेंगे नेटवर्क, तो मेरा वाला जो हॉटस्पॉट का नाम है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि उनका तो डाउन है, उनका तो नेटवर्क नहीं है। वो कहेंगे ये डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट कर देता हूँ। यही करते हैं हम लोग, डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा कनेक्ट करोगे, कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो पासवर्ड ही नहीं दिया। आप सोचोगे आप अपने से ही कनेक्टेड हो, पर आप तो मेरे में आप एक ही बात है। मैं आपका हैक करूं या आपको अपने नेटवर्क में ले आऊं, I can do the same thing. I can mirror your screen. I can do the man in the middle attack. Wireshark यूज करूंगा, सारा ट्रैफिक देख लूंगा आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन शुरू। तो इस टेक्नोलॉजी में सीधे आपके सिस्टम को करना है कि थोड़ा बिहेवियर एनालिसिस करके पहुंचाना है। मैं वो सारे वेक्टर्स बता रहा हूं जो मैंने सीखे, क्रिमिनल जो यूज करते, और कुछ कल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अंतहा है इसकी। 550 केसेस यदि मैंने सॉल्व किए तो 550 तरीके पता है मुझे क्रैक करने के, और उसमें से 6 तो किताबें लिख दी मैंने, वो तरीके एक्सप्लेन किए, और क्रिमिनल कैसे पकड़े ये भी पता है। तो जो अगली चीज बता रहा हूं वो थोड़ी सी और यूनिक है और अलग है। ये हुआ 2011 में, और 2011 में मैं नोकिया में काम करता था। नोकिया उस समय डाउनफॉल पे था, उससे पहले तो नोकिया 80% फोन वर्ल्ड में नोकिया ही बेचता था, और यूरोप में तो ऑलमोस्ट हर फोन ही नोकिया का ही होता था, इतना ज्यादा कंट्रोल था। तो नोकिया का N95 N96 फोन का जो कंट्रोल मीडिया कंट्रोलर है मैंने डिजाइन किया, मतलब फोन का जो डिजाइनिंग टीम होती है उसमें मैं प्रमुख था। तो आई वाज इन फिनलैंड। तो फिनलैंड में N95 N96 स्मार्टफोन्स थे, भी आप उसमें हाई मेगापिक्सल कैमरास एंड वाईफाई वगैरह सब, अर्ली एज स्मार्टफोन्स। तो मुझे फोन आया पेरिस पुलिस, और मुझे भेजा गया कि इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि किसी क्राइम में कोई नोकिया फोन यूज हुआ था, दे वांटेड मी टू इन्वेस्टिगेट। तो मैं फिनलैंड से गया पेरिस। पेरिस के पास एक सिटी है, उसका नाम है रेंट करके, RENNES। तो वो मुझे रेंट लेके गए, और वहां पर एक लेडी से मिलवाया। उस लेडी ने मुझे कहा कि अमित जी, मुझे एक कॉल आया किसी क्रिमिनल का, और उसने कहा कि मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, और यदि 1 घंटे में आपने 25,000 यूरोज ट्रांसफर नहीं किए तो उसको मार। तो मुझे लगा पहले प्रैंक कर रहा है, तो मैंने काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया कि देखो, यू हैव लॉस्ट योर 5 मिनट्स, डोंट टेक इट लाइटली, वी हैव योर डॉटर, वी विल किल हर एंड यू विल रिग्रेट ऑल थ्रू योर लाइफ। तो बोले मुझे थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि these were not the times when everybody used to have the phones। तो उसके बच्चे के पास फोन था नहीं, वो चेक ही नहीं कर पा रहे थे कि वो कहाँ है। और यूरोप में कल्चर ऐसा है कि लोग इतना नहीं डर रहते कि 24 घंटे बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं रहते। तो बोले मुझे आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है, and I could not check quickly। तो मैंने negotiate करना शुरू कर दिया। मैंने उससे बोला कि देखो, you have called to the wrong person, I am not that rich, I don't have that much money in my account, give me some time, मैं पैसा अरेंज कर लेती हूँ, then I'll transfer। तो कॉलर ने मुझे बोला कि don't tell me how rich you are, because wherever you are in your bedroom right now, आपके बेडरूम में आपके पीछे एक वॉल पेंटिंग है, और उसकी कीमत $5,000 है। तो जो $5,000 की पेंटिंग अपने बेडरूम में टांगता है, उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे मुझे पता है। चुपचाप लैपटॉप खोलो, पैसे कम। तो बोली मैं भाग के अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम में आ गई। मैं कहा नहीं ऐसी कोई पेंटिंग नहीं है, यू हैव मिस्टेकन, यू हैव कॉल्ड टू द रॉन्ग पर्सन, क्योंकि वहाँ पे तो हर किसी के यहाँ पेंटिंग होती है। तो बोले मुझे लगा कुछ ऐसा तुक्का मारा ऐसा। तो नेक्स्ट लाइन उसने बोला कि अभी तुम अपने ड्राइंग रूम में हो ना, आपके राइट साइड में एक फ्लावर पॉट है, उसकी कीमत $2,000। डिजाइनर है ना वो, ऐसी वाला, उसकी तो सांस अटक गई। तो मुझे लाइव देख रहा है, उसने लैपटॉप खोला, 25,000 यूरो ट्रांसफर कर दिए। 1-1.5 घंटे बाद उसकी बेटी सेफली घर आ गई। शी वाज नॉट किडनैप्ड। अब ये कंफ्यूज कि क्रिमिनल ने कैसे उसको ट्रस्ट दिला दिया। इसने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने सारा घर देख लिया, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई
ऐसा कोई सिम्टम नहीं कि घर कैसे कोई देख सकता है यहाँ। सो दे जीरो डाउन देयर इन्वेस्टिगेशन ऑन फोन, फोन से ही कुछ हो रहा था। फोन उसका 96 फोन था, तो फोन उन्होंने स्कैन किया, फोन के अंदर उन्होंने कुछ नहीं था, कोई वायरस नहीं, कोई मेलवेयर। सो उनको लगा यार आर्किटेक्ट को बुला लेते हैं, वही कुछ बताएगा कि कुछ गड़बड़ है कैसे। तो मैं जब गया, मैंने भी फोन स्कैन किया, मुझे भी कुछ नहीं मिला, मैंने भी गिव अप कर दिया। मैंने साहब कुछ नहीं है, फोन तो क्लीन है, कुछ गड़बड़ नहीं। तो मैं वापस आ रहा था, मैं एयरपोर्ट पे था। एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि एक बच्चा 10 सीरीज के फोन लेकर एक गेम खेल रहा है, ऐसे दीवार के सहारे चल रहा है, उसका कैमरा ऑन है, ऐसा कुछ कर रहा है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि कौन सा क्या खेल रहा है। मैं उसको बुलाया, इधर क्या कर रहा है? तो बोला मैं गेम खेल रहा हूँ। फोन दिखाया उसको, कौन सा गेम? ट्रू फाइटर। कैसे खेलते हैं उसमें? बोले जब उसको लॉन्च करता हूँ तो कैमरा ऑन हो जाता है फोन का, और उसके बाद जब उसको दीवार के सहारे ले जाओ तो उसमें ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, स्पाइडर दिखता है। स्पाइडर्स को आप कैप्चर करो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, तो बड़ा अजीब लगा था। मैंने तुरंत आयो को फोन लगाया, मैंने कहा यार उस लेडी के फोन में एक गेम है क्या, ट्रू फाइटर? बोला हाँ साहब है। मैंने फ्लाइट कैंसिल की और वापस कैमरे में दोबारा, एंड मैंने सारा गेम रिवर्स इंजीनियरिंग किया। मैंने देखा ये गेम काम कैसे करता है और उसने इस लेडी के फोन में क्या क्या किया। तो उस लेडी के फोन से 150 पिक्चर्स करीब अपलोड हुई थी रोमानिया के एक सर्वर पर। ये गेम उसका बेटा खेलता था, छोटा बेटा। तो उसके दीवार की हर कोने की पिक्चर्स अपलोड हुई रोमानिया के एक सर्वर पर। ये समझ आ गया कि चलो उसके पास पिक्चर्स थी, पर उससे भी बड़ा सवाल ये था कि उसको ये कैसे पता पड़ता था कि ये लेडी बेडरूम में है या ड्राइंग रूम में, वो भी रियल टाइम, और इसके आसपास क्या हो सकता है। क्योंकि आज आफ्टर 12-13 साल, आज भी टेक्नोलॉजी में जो भी कंपोनेंट्स हैं, यूजिंग दैट, यदि आपसे मैं कहूं कि आपको इस रूम के अंदर पता करना है कि मैं उस कोने में हूं या इस कोने में, तो इट्स वेरी टीडियस टास्क, नॉट दैट इजी। कि घर के अंदर आप बता दो कि किस कमरे में आप हो, क्योंकि उसमें जीपीएस लोकेशन एक ही आएगी। जीपीएस तो घर के बाहर का काम करता है, घर के अंदर तो करेगा एक ही लोकेशन के लिए। आप किस कमरे में हो, बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, बाथरूम में हो, वॉशरूम में, कहां हो आप, कैसे पता करोगे? और ये काम कर रहा है एक क्रिमिनल आज से 13 साल पहले, जबकि इतना अपडेटेड स्मार्टफोन भी नहीं। सोचिए कैसे। क्योंकि जब भी कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ये पता हो जाए कि क्राइम हुआ कैसे, मोडस ऑपरेंडी क्या था। मैं भी आपको मोडस ऑपरेंडी ऐसे बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा चलो चलो चलो। इस एक मोडस ऑपरेंडी को समझने में अब तो लग जाते हैं कि वो गूगल बैकअप कोड्स तक पहुंचने में मुझे 2 हफ्ते लगे, क्योंकि आप कैसे पता करोगे, पता ही नहीं क्या क्या हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बता देता हूं, लगता हाँ फीचर है तो क्या कर लिया एक्सप्लोर। बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग, व्हेन यू आर एट अदर साइड ऑफ टेबल, वही फीचर नहीं पता होता। यदि आपको मोडस ऑपरेंडी क्लियर हो गई और यदि आपको ये पता हो गया कि क्राइम क्यों किया गया, हाउ एंड व्हाई, तो आप क्रिमिनल तक पहुंच ही जाते हैं, फिर कोई क्रिमिनल नहीं छूटा। पर साइबर क्राइम के केस में मैं आपको अभी सच बता रहा हूं कि 80% आज भी केसेस में मोडस ऑपरेंडी ही क्लियर नहीं हो पाता। पुलिस वही गिव अप कर देती है, साहब समझ नहीं आ रहा हुआ कैसे, ये बता रहा है कैसा हो रहा है, इसकी वेबसाइट डेली डाउन हो जाती है, कैसे हो जाती है, मैं कुछ समझ नहीं। तो इसको थोड़ा थॉट दीजिए, इसको कैसे किया होगा, घर के अंदर कैसे उसने लोकेशन निकाली कि आप कहां। गेम खेल रहा था बच्चा, उसी में कोई ऑप्शन ऐसे थे, वो अपना बताता रहा होगा, उसको अपडेट देता रहा होगा, या वॉल वगैरह उसको यूज करते हैं। नहीं, इसलिए संभव नहीं था कि 2011 में एक तो फोन की बैंडविड्थ बड़ी कम होती थी, दूसरा उसमें वीडियो कॉल सस्टेन करना विद ए नॉर्मल कॉल वाज नॉट पॉसिबल। मतलब जब आप नॉर्मल कॉल लगाते थे तो डेटा बंद हो जाता था, ये आपने नोटिस किया हो पहले। अब तो वो पैरेलल सस्टेन कर लेता, पहले 3G में पॉसिबल नहीं, उस वक्त तो 2G की बात करो, 2.5G 3G टाइप कुछ हो, तो इट वाज नॉट दैट इजी, बट बहुत कुछ बड़ा सिंपल सा कारण जो उसने यूज किया। आज आप किसी के भी घर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या मांगते हैं? चार्जर। दूसरा सेकंड ऑप्शन वाईफाई। यदि यहाँ पे एक वाईफाई राउटर लगा है
और मैं अपना फ़ोन उससे कनेक्टेड है मेरा, और मैं उस फ़ोन लेकर वाईफाई के पास जाऊँगा तो मेरा सिग्नल लेवल बढ़ता है। जब मैं वाईफाई से दूर जाता हूँ तो मेरा सिग्नल लेवल कम होता है। हर कमरे के अंदर मेरा सिग्नल लेवल अलग होता है। यदि मैं उसको वाईफाई एनालाइजर करके ऐप है, लिख लीजिए वाईफाई एनालाइजर, उसको इंस्टॉल करके आप अपने घर के वाईफाई को एनालाइज कर सकते हो कि किस कमरे में कितना सिग्नल लेवल है और कहाँ बेस्ट आता है। तो वैसे तो पता पड़ ही जाता है, यूज़ करते करते आप लोग को आइडिया हो जाता है, लेकिन उससे प्रिसाइजली दिखने लगेगा। तो क्रिमिनल क्या करता था कि उस गेम से जब वो पिक्चर्स खींची जाती थी तो हर पिक्चर के संग उस दीवार पर वाईफाई का सिग्नल लेवल क्या है वो भी कैप्चर कर लेता था। हर पिक्चर के संग वाईफाई का सिग्नल लेवल क्या है, और जब रियल टाइम में जब उस लेडी से बात कर रहा था उस समय भी उसको उस समय सिग्नल लेवल क्या वो मिलता था। तो उसको पता पड़ जाता था कि इसके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पिक्चर्स वाला वाईफाई पता है, लेडी का भी मिल रहा है, क्योंकि वो मैप कर लेता है। क्योंकि यदि आपको किसी की लोकेशन ट्रैक करनी है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, उस रेफरेंस से ही आप लोकेशन निकाल पाते हैं। यहाँ पे वाईफाई रेफरेंस पॉइंट, उसके रेफरेंस में वो कहाँ है, उसके रेफरेंस में वो किस कमरे में, ये पता तो चलता है। ऐप जो थी वो गेमिंग ऐप वो बैकएंड में चल रही थी उसके ऊपर? नहीं, वो पहले चल रही थी। उस समय जब वो पिक्चर खींची गई उस समय हर पिक्चर के संग वाईफाई का सिग्नल लेवल भी अपलोड हो गया। बट फिर अब कैसे पता चल रहा था कि अब वो ड्राइंग रूम में? अभी सिर्फ वो सिग्नलिंग से उसका वाईफाई सिग्नल लेवल उठा लेता था, बस सिग्नल लेवल, सिर्फ वाईफाई का सिग्नल लेवल कहता, वो सिग्नल से मिल जाता। आपका नॉर्मल कॉल के सिग्नल, नॉर्मल कॉल में भी ट्रैफिक चैनल होता है जो आपकी कनेक्टिविटी के सिग्नल लेवल दे सकता है। जिस जिस लेवल पे आप कनेक्टेड हो, आप मान लो कोई और कनेक्टिविटी मैकेनिज्म यूज करो तो साथ साथ निकाल सकते हो उसमें। सो जब हम किसी प्रोटोकॉल को बनाते हैं तो उसमें दो तरह के ट्रैफिक होते हैं, डेटा ट्रैफिक एंड सिग्नलिंग ट्रैफिक। जैसे कि मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ तो पहले मैं आपको रिंग भेजूंगा, तो वो जो रिंग आएगी वो सिग्नल है, डेटा नहीं है। अब आपने रिंग भेज के फोन उठा लिया या मुझे रिंग सुनाई दे रही है तो वो जो पीछे आ रहा है वो सिग्नल है, डेटा नहीं। अभी मुझे डेटा ट्रैफिक दिया ही नहीं है, मतलब मुझे एलोकेट ही नहीं किया। तो सिग्नलिंग के लिए चैनल अलग होते हैं, वो सिग्नल्स के बारे में बताते हैं, वो डेटा चैनल की जरूरत नहीं होती। जब आपने कॉल उठा लिया तब डेटा चैनल शुरू, उसके बाद मुझे डेटा चैनल का पेमेंट करना पड़ेगा बिकॉज मेरा डेटा चैनल यूज कर सिग्नलिंग के लिए कोई पेमेंट ही नहीं होता। तो वो चैनल ही अलग होता है, पर वो होता डेटा ही है, but we call them signals because they are just indicating, they are not passing information. तो उस तरह के कुछ सिग्नलिंग चैनल्स होते हैं जो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू गेट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन। से लोकेशन निकाल लेते हैं सिग्नलिंग से। मैं आपको कॉल करूंगा, आपकी लोकेशन मिल जाएगी सिग्नलिंग से। व्हाट्सएप पे कॉल करके भी निकाल सकते हैं, टेलीग्राम पे करके भी निकाल सकते हैं, बट दैट इज थ्रू सिग्नल्स। लेकिन मैं बात करूंगा तो मुझे डेटा चैनल। तो एक क्रिमिनल जो इतना स्मार्ट है, इसको पकड़ा भी मैंने क्रिमिनल, वो आप गूगल करेंगे तो पूरी स्टोरी मिल जाएगी आपको। वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था कैसे उस तक पहुंचे, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ मोडस ऑपरेंडी पता पड़ी थी कि 2016 में एक गेम आया था पोकेमॉन गो करके, इट वाज वेरी सिमिलर गेम। तो उसको सिमिलर मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो घर के बाहर काम करता था, घर के अंदर नहीं। तो घर के बाहर आप ओपन एरिया में जाओ, वहां पोकेमॉन पकड़ते थे लोग, क्योंकि वो जीपीएस ही उसके जीपीएस नहीं होगा तो वो काम ही नहीं करेगा। ये गेम घर के अंदर चल और ये 5 साल पहले बन गया। सोच के देखिए क्रिमिनल कितना आगे होता है। जब 2016 में पोकेमॉन गो आया तो वो अपने आप में यूनिक था उस समय। एक हफ्ते के अंदर वो बिलियनर कंपनी बन गई थी, 1 बिलियन वैल्यूएशन हो गया था उसका एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर इतने डाउनलोड थे। So I'm just repeating that statement again, that criminals are innovators. And now we'll take few questions because I'm really tired. और सुबह 4 बजे से we'll just take some questions and then we'll तो व्हाट्सएप कैसे बनाता है? व्हाट्सएप पैसे कैसे बनाता है? तो एक तो व्हाट्सएप का बिजनेस एपीआई होता है। व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज के लिए अलग सर्विसेज देता है और वो पेड सर्विसेज देता है। यूजर से वो डेटा लेता है और उस डेटा के थ्रू प्रोफाइलिंग करके यूजर्स सजेस्ट करता है बिजनेसेस। ये तो आप ये लीगल है, ये जो फेसबुक कर रहा है ये लीगल है। जो हम ये तो पता ही नहीं था। या गूगल जो कर रहा है वो लीगल है। जो भाई आपको भी
लीगल इसलिए है क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, ओके, तो लीगली दे आर ओके, बट हमें तो नहीं पता ना हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया। क्या आपको पहले बताया गया था जैसे आप लोन लेते समय साइन करते तो वैसे वाला गेम, उसके बाद जब आप फंसते हो तो आपको पता पड़ता है यार ये सब हमारे अगेंस्ट है। सर आपको ये जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हम जो ट्रैफिक यूज़ कर रहे हैं, जो भी वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर या जीपीएस वगैरह इसके थ्रू भी यूज़ कर रहे हैं मोबाइल के, तो वो क्या उनको कुछ पे करते हैं, उसमें से कुछ जाता है कि वो भी होता है। देखो जो दो तरह की एप्लीकेशन होती है, एक एप्लीकेशन ऐसी होती है जो ऑपरेटर के साथ टाई अप करके प्रमोट होती है, तो उसमें क्या होता है कि ऑपरेटर रेवेन्यू शेयर करता है और ऑपरेटर उसको प्रमोट भी करता है। जैसे hungama.com जो कंपनी है वो इसी बेस पर चलती है, उसकी जितनी एप्लीकेशन है वो सारी वोडाफोन एयरटेल के साथ टाई अप है, वो प्रमोट करेगी और उसके थ्रू रेवेन्यू शेयर करेगी। इससे पहले जो कॉल आउट ट्यून बेचना है या ज्योतिष वाले जो एसएमएस आते थे, ये तो ऑपरेटर बेच रहे हैं ना आपको, तो ऑपरेटर मान लो आपने सब्सक्राइब कर लिया 10 रुपए की कॉल, तो 10 रुपए में से बनाइए उसको जाएगा और 7 रुपये ऑपरेटर, ऐसा कुछ रहेगा, और वो हर महीने देते रहते थे आपसे, तो बहुत पैसा बनाएगा। अभी वही काम है आपके साथ। और कुछ ऐप होती है जो ऑपरेटर से नहीं एसोसिएटेड होना नहीं चाहिए क्योंकि उनका रेवेन्यू मॉडल अलग है, वो रेवेन्यू मॉडल डेटा से बनाएंगे, तो उनका काम है आपसे डेटा लेंगे, डेटा प्रोफाइल करेंगे, दे हैव अ बिगर प्लान, वो फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब वो गेम खेलते हैं, इनका ऑपरेटर से कोई जो हमारा व्हाट्सएप पे जो बैकअप बन रहा है वो सेफ है कि वो भी कहीं शेयर होता है? पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप पे आप जो कुछ भी भेजते हो वो 1 महीने के लिए व्हाट्सएप के सर्वर पे रहता है। डू वी नो दिस? आप यहाँ से अपने व्हाट्सएप से मुझे कुछ भेजें, मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ तो डिलीवरी नहीं दिखाएगा, तो एक ही दिखाएगा। अब मैं 20 दिन बाद अपना फोन ऑन करता हूँ तो वो डिलीवर हो जाएगा, डबल टिक दिखा देगा, तो 20 दिन तक कहीं तो था, वो इंटरमीडिएट सर्वर पे था ना, उसके बाद डिलीवर हुआ है तो वो रखते हैं। अब आप कहोगे कि वो सेफ है क्या, वो तो डेटा है मेरा, तो उसके लिए कहानी 2015 में यूके के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और यूके गवर्नमेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, पार्लियामेंट में केस उठता है, तो पता पड़ता है कि टेररिस्ट लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो ये कहते हैं व्हाट्सएप से डेटा मांगिए भाई, कौन क्या बात थी, एविडेंस है। व्हाट्सएप रिस्पॉन्ड करता है कि भाई हम डेटा दे नहीं सकते, कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, हमारे पास तो कुछ होता नहीं है, यही नहीं कुछ, हम कुछ नहीं ऐड कर सकते। तो पार्लियामेंट में डिसीजन लिया जाता है कि व्हाट्सएप को देश से बाहर निकालो, जब ये दे ही नहीं सकते तो फिर हम लोग तो अनसेफ है, वी कांट वर्क एनीवेयर। तो जॉन कुंग जो व्हाट्सएप का फाउंडर था वो भागता हुआ यूके पहुंचता है ओवरनाइट और मीटिंग करता है, वो कहते हैं साहब हम नहीं कर सकते पर एक है जो कर सकते, आपकी है। तो वो कौन? तो इजराइल की कंपनी है, उसका नाम है NSO ऑर्गेनाइजेशन। आप हमसे मत ऐसे चीजें मांगा कीजिए, इनसे करेंगे। बोले ये कैसे करेंगे? बोले साहब NSO ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, वो मिस कॉल करेगी किसी को भी और सारा फोन हैक, फिर आपको जो चाहिए मिलेगा, आप क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? तो यूके गवर्नमेंट कहती है यार ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, और बोले हम सिर्फ गवर्नमेंट को देंगे, किसी और को देंगे क्योंकि हमें अपना ही बिजनेस चलाना है और आपको भी सुननी है। तो उसके बाद व्हाट्सएप चलता रहता है अपने यूके में, नहीं निकाल रहे तो कि पार्लियामेंट में उठाता मामला, उसके बाद चुपचाप वो टेररिस्ट भी पकड़ लिए, सब हो गया सब। अब ये मामला उस समय भूल गए, लोगों को पता नहीं पड़ा। 2016, 17, 18, 19 इस बीच में पूरी दुनिया में कई सारे लोग पकड़े गए। सऊदी में वो एक खशोगी करके पत्रकार पकड़ लिया गवर्नमेंट ने, कनाडा में कुछ हुआ, ऐसे करके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। कैसे हो रहा है? तो 2019 में मामला खुला, एक लैब ने एनालिसिस किया कि साहब ये तो मेलवेयर है, तो ऐसे मिस कॉल पे हैक कर देते हैं और पूरी दुनिया में बेचा गया है, हजारों लोगों के फोन इंस्टॉल, इंडिया में भी हल्ला हुआ, पार्लियामेंट में भी केस उठा, क्योंकि वो कहते थे कि हमने सिर्फ गवर्नमेंट को बेचा। अब इस पूरे मैं सिर्फ कहानी में किसी का कोई नहीं बता, मैं सिर्फ एनालिसिस ये दे रहा हूं कि डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, कि
क्या व्हाट्सएप को 4 साल पता नहीं था कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, मिस कॉल पे पूरा फोन हैक कर रहा है, और वो मिस कॉल कहां आ रही है, व्हाट्सएप पे आ रही है। तो ये बग नहीं हो सकता, ये फीचर होगा। जितने टेक्निकल हम में से अधिकतर टेक्निकली है, तो आप समझ जाएंगे कि यार ये चीज बग थोड़ी ना होती है कि कॉल आएगी तो मैं कुछ इंस्टॉल कर दूंगा। अरे मुझे कैसे पता पड़ेगा मुझे क्या इंस्टॉल करना है? ये तो फीचर होगा कि मुझे एक्शन लेना बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज वो कॉल एक नंबर से आ रही है या कुछ वैसा रेफरेंस। सो दिस कैन नॉट बी अ बग, कोई टेक्निकल आदमी समझ जाएगा, पर ये चीज ऐसे वाइप आउट की। दूसरा, ये चीज आज नहीं क्लियर होगी, ये पहले दिन से उन्होंने दिया होगा कि साहब ये वल्नरेबिलिटी है तो रखो उसको बेचो। वो कंपनी 1 साल में बिगिनर बन गई थी। NSO ऑर्गेनाइजेशन बिकम यूनिकॉर्न इन अ ईयर। और वो कहते हैं हमने इतने का लाइसेंस बेचा, जितने लाइसेंस और जितना रुपए उन्होंने बताया, यदि वो जोड़ भी लिया जाए तो वो 1 बिलियन नहीं होता। तो इसका मतलब वो ग्लोबल मार्केट में भी बेच रहे थे। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने निकाले 2019 में जब डिबेट में टीवी पर बोलता था। मैंने कहा कि इसमें बहुत गैप्स हैं, इसको समझिए, आपकी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। दूसरा कि जॉन कॉमन ब्रायन एक्टर जिसने व्हाट्सएप बनाया था 2016 में तो हमने छोड़ दिया जब ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ तो, और जॉन कॉमन ने स्टार्ट कर दिया टेलीग्राम, सिग्नल, और ब्रायन एक्टर ने फंड करना शुरू किया टेलीग्राम। तो अल्टीमेटली यदि आप गौर से देखोगे तो जितने पॉपुलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दे ऑल आर समहाउ कनेक्टेड। रीजंस कुछ भी हो, मैं इसके बियॉन्ड कुछ बोलता है, जो है उतना बता के बाकी हम सब अक्लमंद समझ जाएंगे क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे। क्योंकि जॉन को डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि व्हाट्सएप के अलावा भी कुछ बना सकते थे। $20 बिलियन कमा चुके थे 3 साल के अंदर। उनको व्हाट्सएप पे कंपटीशन में क्यों लाना था? क्योंकि उनको पता था कि अभी पेगासस का मामला खुलेगा, ये मौका मिलेगा, नए डाउनलोड होंगे, और उस समय हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि व्हाट्सएप छोड़ो, टेलीग्राम पे आओ, सिग्नल पे आओ। हम यहाँ भी पैसा बनाए, वहाँ भी बनाया था। थैंक यू सो मच।